दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 मई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि मिशन 2024 को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी सक्रिय हैं। उन्होंने कल उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद विपक्षी एकजुटता को लेकर के क्या कुछ निकला है, ये सवाल ही बना रह गया। दरअसल दोनों ही नेताओं ने करीब 2 घंटे की मुलाकात के बाद मीडिया के सामने आपस के गहरे रिश्तों की बात तो की, लेकिन विपक्षी एकता के असल सवालों से एक तरह से कंडी काट गए। दोनों नेता मीडिया के सामने तो साथ दिखे और आए और मीडिया के सवालों का भी जवाब दिए। इस क्रम में सीएम नीतीश कुमार ने बस इतना कहा है कि हम लोगों का संबंध बहुत गहरा है, इसे कोई पॉलिटिकल मुलाकात मत समझिए, बाकी लोगों के साथ हमारे रिश्तों की तुलना मत कीजिए। यह हमारी किसी भी तरीके के गठबंधन के बारे में कोई बात नहीं हुई है। नवीन पटनायक ने भी नीतीश कुमार की बातों को ही दोहराया है। उन्होंने भी कहा है कि उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है, किसी तरीके की गठबंधन को लेकर के हमारी बात नहीं हुई है। साफ है कि इस मुलाकात में दोस्ती यारी की तो बात हुई, लेकिन गठबंधन को लेकर के दोनों ही ओर से कुछ भी ठोस सामने नहीं आया। दोस्तों बात करेंगे कि बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पहुंचने से पहले ही बिहार में सियासत गर्मा गई है। उनके कथा को लेकर के महागठबंधन और बीजेपी नेताओं के बीच जम करके बयानबाजी हो रही है। इसी बीच अब एक बार फिर से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि बागेश्वर बाबा 10 दिनों से रोज अपने आदमी को माफी मांगने के लिए यहाँ भेज रहे हैं मेरे पास। बागेश्वर बाबा डरपोक है, देशद्रोही है, क्योंकि वे हिंदू मुस्लिमों को लड़ा रहे हैं। ये बाबा लोग देश तोड़ने के लिए आए हैं, जोड़ने के लिए नहीं आए हैं, ये कहना है तेज प्रताप यादव का। आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप यादव ने इस तरह का बयान दिया है। इससे पहले भी वे धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर चुके हैं। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके कहा था कि धर्म को टुकड़ों में बांटने वालों को करारा जवाब मिलेगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। यह बिहार में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सब बड़े का नारा बिहार के कटिहार में मूर्त रूप लेता नहीं दिख रहा है। यहाँ के बच्चे स्कूल के क्लासरूम में बैठने के लिए तरस रहे हैं। जी हाँ, पेड़ के नीचे टीचर इनकी क्लास लेते हैं। धूप हो या फिर तेज बारिश या ठंड की ठिठुरन, महसपुर पंचायत के नया प्राथमिक विद्यालय शीतलबाड़ी के बच्चे सब कुछ झेलने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर झोपड़ी में स्कूल चल रहा है, जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने के लिए ये काफी है। कटिहार के नौनिहाल जेठ महीने के धूप में बैठ करके पढ़ाई करते हैं। बारिश के दिनों में इन बच्चों की पढ़ाई कैसी होती होगी ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इन झोपड़ी पट्टियों के सहारे ये बच्चे पूरी बारिश काटते हैं। जब उत्तर भारत में हार कपा देने वाली ठंड बढ़ती है, तब ये बच्चे खुले आसमान में ठंडी हवाओं शीतलहर के बीच ठिठुरते हुए क्या ही पढ़ाई करते होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीवान में मंगलवार को दिन दहाड़े हथियार के बल पर एक ज्वेलरी दुकान में लूट की घटना हुई है। इस घटना में लुटेरों ने 15 लाख रुपए की ज्वेलरी और 2 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है, जब पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक बलेथा कदम मोड़ पर स्थित काजल ज्वेलर्स के मालिक राजू कुमार ने बताया है कि वे दुकान पर बैठे थे, जब तभी लुटेरे दुकान में घुसे और फिर पिस्तौल कनपट्टी पर तान दी। फिर जबरदस्ती दुकान में रखा कैश ज्वेलरी वाली अलमारी से गहने लूट करके आराम से फरार हो गए। दिन दहाड़े हथियार के बल पर लूट की घटना के बाद से वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। वहीं इस घटना के बाद से व्यापारियों में दहशत है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना हाईकोर्ट में कल जातियों की गणना पर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने यानी कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें 3 जुलाई से पहले सुनवाई के लिए अपील की गई थी। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा राज्य में जातियों की गणना और फिर आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 3 जुलाई 2023 के पूर्व ही कोर्ट द्वारा सुनवाई करने के लिए याचिका दायर की गई थी। गौरतलब है कि पहले कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए जाति जनगणना पर रोक लगा दी थी। जजों द्वारा अंतरिम आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य सरकार इस दौरान इकट्ठी की गई आंकड़ों को शेयर और फिर
उपयोग फिलहाल नहीं करेगी। दायर याचिका में यह कहा गया है कि क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार के पास जाति जनगणना कराने का वैधानिक अधिकार नहीं है, इसलिए इन याचिकाओं पर 3 जुलाई 2023 को सुनवाई करने का कोई कारण नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि कार्यपालिका के पास जाति जनगणना कराने का क्षेत्राधिकार नहीं है। जो कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि इन जनहित याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर कोर्ट ने अपना निर्णय अंतिम रूप से दे दिया है। इस कारण इन याचिकाओं की सुनवाई 3 जुलाई 2023 के पहले ही करके इनका निष्पादन कर दिया जाए। दोस्तों अब बात करते हैं कि भोजपुरी अभिनेता गायक से राजनेता बने मनोज तिवारी ने सोमवार को दो टूक अंदाज में कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री का पटना में भव्य स्वागत किया जाएगा और उनकी यात्रा का विरोध करने वाले मानवता के विरुद्ध हैं। मनोज तिवारी के बयान के बाद बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आने को लेकर के बिहार की सत्तारूढ़ महागठबंधन सरकार के नेताओं और विपक्षी पार्टी भाजपा के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। मनोज तिवारी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जो लोग बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे का विरोध कर रहे हैं वे मानवता के विरोध हैं, केवल भारत में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी। जब उन्होंने कहा है कि पटना में बाबा का भव्य स्वागत किया जाएगा और लोगों को धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। वह एक महान संत है। मनोज तिवारी ने कहा है कि जो लोग हिंदू संतों या फिर हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करेंगे उन्हें परिणाम भुगतना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी हाल ही में लंदन गए थे और फिर अब प्रवचन के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहे हैं। शास्त्री पटना जिले में नौबतपुर के पास 5 दिवसीय हनुमान कथा शुरू करेंगे और फिर उनके 13 मई को पटना पहुँचने की उम्मीद है। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कटिहार जिले के एक शख्स ने गुहार लगाई है कि साल 2018 से उसकी पत्नी गायब है। वह घर से काम करने के लिए दफ्तर से निकली लेकिन वहां पहुंच ही नहीं पाई, रास्ते में ही गायब हो गई। मुख्यमंत्री जी कुछ कीजिए। दरअसल कटिहार के एक शख्स की पत्नी ऑफिस जाने के लिए साल 2018 में घर से निकली थी लेकिन वह ऑफिस नहीं पहुंच सकी और घर भी नहीं लौटी। जब शख्स ने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन महिला का कोई भी सुराग नहीं मिला। जब 5 साल शख्स ने जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अपनी पत्नी को ढूंढने में मदद करने के लिए अर्जी लगाई। शख्स ने कहा कि 5 साल से पत्नी गायब है, अब आप ही कुछ कीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस शख्स को समझाते हुए कहा है कि आपको भी खुद खोजना चाहिए था ना। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पता कराइए क्या मामला है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री कार्यक्रम जनता दरबार में सोमवार को लोगों की समस्या सुनी, उसी दौरान ये मामला आया। दोस्तों बात करते हैं कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद अधिकतर घरों में गैस का कनेक्शन है। जहां गैस कनेक्शन रखने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। खबर है कि सरकार की तरफ से एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी फिर से शुरू की जा सकती है। आपको बता दूं कि अभी मोदी सरकार लोगों से सब्सिडी छीन ली है, लेकिन फिर अब सूत्रों से खबर आ रही है कि एलपीजी गैस पर अब सब्सिडी दी जा सकती है। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एनर्जी ट्रांजिशन कमेटी की रिपोर्ट में सालाना 7 से 8 सिलेंडर पर सब्सिडी देने की सिफारिश की गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस पर जल्द फैसला ले सकती है। एक समाचार पत्र में एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी को फिर से शुरू किए जाने से जुड़ी हुई प्रकाशित खबर के अनुसार सरकार सब्सिडी देने पर फिर से विचार कर सकती है। आपको बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से साल 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। तब से लेकर के सितंबर 2022 तक निम्न आय वर्ग वाले 9.5 करोड़ परिवार को एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं। आज देश के 30 करोड़ घरों में एलपीजी इस्तेमाल हो रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एलपीजी महंगी होने के कारण देश के 85% घर खाना पकाने के लिए एलपीजी का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल से पहले सरकार की तरफ से सालाना 12 सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब 8 सिलेंडर पर एलपीजी सब्सिडी देने की बात कही जा रही है। हालांकि बीच में पूरी तरीके से सब्सिडी खत्म कर दी गई थी। तो ऐसे में आपसे सवाल है कि क्या आपको एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी मिल रहा है, हाँ या ना? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए। आपका कमेंट हम पढ़ते हैं। हमको ये बात मालूम चले कि क्या आपको एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी मिल रही है या नहीं। इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए।
दोस्तों बात करते हैं कि मणिपुर में हो रही हिंसा के बाद बिहार के छात्रों को सरकार ने वापस लाने का फैसला किया था। आज लगभग 176 की संख्या में बिहार झारखंड के छात्र पटना लौटे हैं। इंडिगो के विशेष विमान से छात्रों को वापस लाया गया है। घर लौटे बच्चों ने बताया है कि मणिपुर के अंदर दो समुदाय के बीच जो हिंसा हो रही है उसमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाना पानी की समस्या हो रही थी। कर्फ्यू की वजह से पानी के टैंकर तक नहीं आ रहे थे, जिसके बाद पीने को पानी मिलना भी मुश्किल हो गया था। मणिपुर में कुछ इलाकों में प्रशासन के द्वारा हालात पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अभी स्थिति पहले जैसे है। यह छात्रों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार प्रशासन को धन्यवाद दिया है और कहा है कि हम लोग 5 तारीख से ही सरकार से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। उसके बाद वहां के स्थानीय प्रशासन बिहार सरकार की मदद से हम लोग सकुशल बिहार लौटा चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना में बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन हो रहा है, ये तो आपको पता है। इसको लेकर के बिहार की सियासत में गर्माहट आ गई है। जब महागठबंधन के नेता लगातार बाबा के बहाने भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सुर बदलने लगे हैं। जब महागठबंधन के नेता भी अब बाबा के पक्ष में दिख रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बाबा के आगमन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में किसी को आने से रोका नहीं गया है। बाबा भी आएंगे और प्रवचन देंगे। बिहार में सभी लोगों का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि बिहार में आने से आज तक किसी को रोका नहीं गया है। बिहार ज्ञान और मोक्ष की धरती रही है। यहाँ आने से बाबा को भी कुछ मिलेगा। बाबा आ रहे हैं, अच्छी बात है। बाबा आएंगे और प्रवचन देकर के चले जाएंगे। बिहार में सभी लोगों को स्वागत किया जाएगा। बाबा अक्सर प्रवचन करें, इसमें मेरी पार्टी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को यह सोचना चाहिए कि बाबा आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आने दीजिए। लेकिन वे बाबा यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आने के बाद हिंदू मुस्लिम ना करे, ये इनको सोचना चाहिए। जहाँ हिंदू मुस्लिम ना करे और हिंदू राष्ट्र की मांग ना करे। जैसे कि आपको पता है कि बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने बयानों में, अपने प्रवचनों में हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। हिंदू मुसलमानों के बीच लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह को, जो कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, उनको ये समझना चाहिए कि बाबा बागेश्वर जो आ रहे हैं, इससे पहले भी कितने बाबा आए हैं, उनको रोका नहीं गया है, क्योंकि वे हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे थे। वे हिंदू मुसलमानों के बीच खाई पैदा नहीं करने की कोशिश कर रहे थे। उनका कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन बाबा का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर के बाबा को रोका जा रहा है। ये बिहार प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की, इसको समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के छपरा जिले में एक प्रेमी जोड़े का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक लड़की अपने पति के साथ वीडियो बनाती नजर आ रही है और प्रशासन से गुहार लगा रही है कि उसके पिता और उस गांव के मुखियाओं से और उनके पति को जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। लड़की वीडियो में कह रही है कि ये शादी वह अपनी मर्जी से की है, इसमें उसके पति के घर वालों का कोई भी दोष नहीं है। इस मामले में लड़की ने कहा है कि उसने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया है। अगर उस पर या फिर उसके पति पर और ससुराल वालों के साथ कोई भी बात होती है तो फिर इसके लिए उसके पापा, वहां के मुखिया और फिर मायके वाले जिम्मेदार होंगे। वीडियो में अपनी जान का खतरा बताते हुए उसने कहा कि उसे उसके पति और फिर ससुराल वालों को सुरक्षा की आवश्यकता है। लगातार उसके पिता के द्वारा उसे जान से मार देने की धमकी मिल रही है। आपको बता दें कि लड़की के लव मैरिज के लिए उसके पिता राजी नहीं थे और उन्होंने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी थी। उसके बाद लड़की ने अपने प्रेमी के साथ भाग करके शादी कर ली है। अब लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों को परेशान कर रहे हैं और लड़के और लड़की को भी परेशान कर रहे हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बिहार की राजधानी पटना आ रहे हैं। 13 से 17 मई तक बाबा का प्रोग्राम है। वहीं दूसरी तरफ उन्हें रोकने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कमर कस ली है। यह तेज प्रताप यादव का संगठन DSS यानी कि धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ सक्रिय हो गया है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने पहले ही चेतावनी दे रखी है कि वे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को पटना एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे। अब तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिहार में सभी धर्मों के बीच का सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास हुआ है तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री का घेराव पटना एयरपोर्ट पर ही किया जाएगा। इसके लिए तेज प्रताप यादव ने टीम भी तैयार की थी और अपने आवास पर युवाओं को ट्रेनिंग भी दी थी। अब
उन्होंने अपने संगठन DSS का पूर्ण गठन भी कर दिया है। पहले तेज प्रताप यादव संगठन में संरक्षक के पद पर थे, मगर अब वे DSS के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने अपने बेहद करीबी प्रशांत प्रताप यादव को DSS का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। वहीं किशनगंज के दानिश इकबाल को प्रदेश इकाई का यानी कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। दानिश इकबाल RJD से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि प्रशांत प्रसाद छात्र जनशक्ति परिषद की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रह चुके हैं। छात्र जनशक्ति परिषद का नाम अब जनशक्ति परिषद कर दिया गया है। जब से तेज प्रताप यादव महागठबंधन सरकार में मंत्री बने हैं, जनशक्ति परिषद की गतिविधियां बहुत कम हो गई है। तेज प्रताप यादव ने प्रशांत को DSS का राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद सौंप दिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सरकार चाहे जितने भी दावे क्यों ना कर ले, धरातल पर सच्चाई आज भी वही है जो दशकों पहले थी। मानव शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का विकास हुआ ही ना हो। हैरत तब हो जाती है जब राजधानी पटना में सरकारी स्कूलों की दूरदर्शा देखने को मिलती है। दूरदर्शा भी ऐसी कि एक स्कूल कैंपस में 4 स्कूलों को चलाने की नौबत आ जाती है। जब बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं, मीडिया के सामने शिक्षा मंत्री ज्ञान देते हैं, इतिहास प्राचीन ग्रंथों की बात करते हैं। अब मंत्री जी को बयानों से फुर्सत मिले तब ना शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दें। तो मंत्री जी देख लीजिए कि एक स्कूल कैंपस में 4 स्कूलों का संचालन हो रहा है। बच्चों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तो दूर, पढ़ने के लिए ढंग से क्लासरूम भी नहीं है। एक स्कूल कैंपस में 4 स्कूलों को चलाया जा रहा है। राजधानी पटना के नाला रोड अंबेडकर नगर के एक स्कूल कैंपस में 4 स्कूल को चलाया जा रहा है। राजधानी पटना के स्कूल की यह हालात है तो फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालात होगी। जिस स्कूल में 30 से ज्यादा क्लासरूम होनी चाहिए, वो सिर्फ मात्र 7 से 8 कमरे हैं। वे तो गनीमत यह है कि स्कूल में छात्रों की संख्या बेहद कम है, तो जैसे तैसे गुजर बसर हो जाता है। छात्रों के कम होने की वजह से भी स्कूल की बदहाली है, जब लोग इस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने भेजना भी नहीं चाहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में बढ़ती गर्मी और फिर लगन की वजह से जीरा की मांग बढ़ गई है। वहीं बाजार में इसकी सप्लाई कम है। इसी वजह से जीरा की कीमत में उछाल आया है। जीरा का भाव नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। पिछले एक सप्ताह में जीरा के भाव में 50 रुपये प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई है। इस वक्त खुदरा बाजार में जीरा का दाम 600 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गया है। पटना शहर के कारोबारियों की माने तो जीरा का उत्पादन कम होने से इसकी आपूर्ति कम हो गई है। इसके साथ निर्यात की मांग मजबूत होना ही इसके महंगे होने का कारण है। पटना किराना बाजार में जीरा 600 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। बिहार में 600 रुपये किलो जीरा बिक रहा है। जीरे की बढ़ती कीमतों को लेकर के किराना व्यापारी रमेश चंद्र तलरेजा ने बताया है कि जीरे का भाव अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसकी मुख्य वजह फसल खराब होना माना जा रहा है। आने वाले दिनों में जीरा का भाव 700 रुपये किलो तक भी जा सकता है। ऐसे में लोगों को जीरा खरीदने के लिए सोचना पड़ेगा, या साथ ही लोगों के किचन का बजट भी बिगड़ सकता है। इस साल जनवरी और फिर फरवरी महीने में बारिश होने की वजह से जीरा उत्पादन में कमी आई है, जब वही बाजार में जीरे की मांग बढ़ गई है। इसी कारण एक सप्ताह में जीरा करीब 10% तक महंगा हो चुका है। सप्ताह भर में जीरा की भाव 43,000 रुपये से बढ़कर के 46,000 रुपये प्रति क्विंटल हो चुकी है। यह भाव अब तक का सबसे अधिकतम भाव है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 सप्ताह बाद जनता दरबार में मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार कई विभागों की शिकायत को सुना और इसका निपटारा भी किया। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में आज सीवान से एक फरियादी अपनी शिकायत लेकर के पहुंचा। यह मामला खुद सीएम के विभाग से जुड़ा हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार जनता दरबार में आए फरियादी की बात सुनकर के इस कदर आश्चर्यचकित हो गए कि उन्होंने मौके पर डीजीपी और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को बुला लिया और तत्काल इस मामले की जांच का निर्देश दिया। दरअसल सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंचा फरियादी ने कहा कि मेरे लड़के की हत्या को अब तक 28 साल हो गया है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके बाद सीएम भी अचंभित रह गए और उन्होंने कहा कि ये 28 साल पुराना मामला है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, जिसमें तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री है। राजधानी पटना के जिला क्षेत्र में 26 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम युक्त एम्बुलेंस समेत कुल 86 एम्बुलेंस है। वहीं इनमें से लगभग 1/4 में मरीजों के लायक या तो जरूरी सुविधा नहीं है या रख रखाव के अभाव में जर्जर हो रही है। इस कारण भी 112 और 102 नंबर पर फोन करने के बाद भी जिले के शहरी अथवा
ग्रामीण इलाकों में ये एम्बुलेंस मरीजों को समय पर नहीं मिल पाती है। दरअसल एम्बुलेंस अधिकांश वीआईपी और फिर वीवीआईपी सेवा में लगी रहती है। इसके अलावा दो एम्बुलेंस पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीएमएस जैसे संस्थानों के पास रहती है। इस कारण समय समय पर इनकी जांच होती रहती है। इसके बावजूद भी कई मौके पर ये एम्बुलेंस खराब भी हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया है कि बिहार में कई बार केंद्र के मंत्री अथवा दूसरे राज्यों के प्रतिनिधि आते हैं। ऐसे में अल्सा एम्बुलेंस में उपलब्ध सुविधाओं के जांच समय समय पर सुरक्षा एजेंसियां करती है। ऐसे में उनको दुरुस्त रखने पर पूरा ध्यान रहता है। वहीं साधारण 102 एम्बुलेंस के रखरखाव की कोई भी अस्थायी व्यवस्था नहीं है। इनकी कभी एमवीआईपी जांच भी नहीं होती है। कई बार मरीज को लाने के दौरान कभी क्लच प्लेट जल जाता है तो फिर कभी लाइट नहीं जल पाती है। ये हाल है सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का। जी हाँ, जो बिहार सरकार दावा करती है कि बिहार में हर एक लोगों तक सरकारी बेहतर सुविधा मिलती है सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में, लेकिन सच्चाई बिल्कुल भी इससे परे है। सच्चाई ये है कि आम लोगों को सरकारी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, या फिर सरकार खुद नहीं चाहती है कि आम जनता को स्वास्थ्य बेहतर लाभ मिले। दोस्तों बात करते हैं कि कर्नाटक के भाजपा नेता मणिकांत राठौड़ के खिलाफ कांग्रेस ने पटना के पाटलिपुत्र थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कर्नाटक के भाजपा नेता मणिकांत राठौड़ के खिलाफ केस दर्ज कराया है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है। कर्नाटक के चित्तापुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मणिकांत राठौड़ पर आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे को परिवार समेत जान से मार देने की धमकी दी है। इस संदर्भ में सामने आए ऑडियो के आधार पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ भाजपा नेता के खिलाफ केस दर्ज कराया है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि बिहार के सभी कांग्रेस नेता भयभीत हैं। उन्हें डर है कि हमारे नेता के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। उन्होंने कहा है कि हमने पूर्व में कई नेताओं को आतंकित हमलों में खोया है। ऐसे में डर है कि भाजपा नेता स्वयं या फिर किसी और से भी इस घटना को अंजाम दिलवा सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा के राज्य एवं केंद्रीय नेतृत्व को ये बात पच नहीं रही है कि खड़गे एक दलित मजदूर के घर में पैदा होकर के अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष के मुकाम तक कैसे पहुंच गए। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक के धरती पुत्र खड़गे को वहां की जनता से जो अपार स्नेह मिल रहा है उससे भाजपा बौखला गई है। भाजपा डर रही है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कहीं उसका सुपड़ा साफ न हो जाए। दोस्तों बात करते हैं कि बिजली कंपनी की तरफ से शहरी क्षेत्र के कमर्शियल और घरेलू उपभोक्ताओं की दुकानों की दुकानों और फिर घरों में जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी उजागर हो रही है। पहले जिस उपभोक्ताओं का बिल 500 से 1000 रुपये के बीच आता था, अब 500 या 1000 रुपये का रिचार्ज करने पर 2 से 5 दिनों के अंदर ही खत्म हो जा रहा है। कस्टमर केयर से संपर्क करने पर भी उपभोक्ताओं को सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। इन पर सोमवार को शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोग बिजली कार्यालय पहुंचे और घेराबंदी शुरू कर दी। दोस्तों बात करते हैं कि बागेश्वर धाम के बाबा की बात करें तो पिछले कई महीनों से पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। बागेश्वर धाम की बात करें तो यहाँ देश विदेश भर से लोग पहुँचते हैं। हालांकि बागेश्वर धाम को लेकर के एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बमीठा थाना क्षेत्र के गरा गाँव से अलग अलग जगहों के 21 लोग लापता हो गए हैं। जब वहीं इसको लेकर के पुलिस का कहना है कि धाम में लाखों लोगों के आने और फिर भारी भीड़ के चलते जो लोग लापता हुए हैं, पुलिस उन लोगों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल छतरपुर यानी कि मध्य प्रदेश के छतरपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम में देश ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी आस्था रखते हैं। यही वजह है कि यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस जगह के प्रति लोगों की आस्था कम समय में बढ़ी है, बमीठा थाना क्षेत्र में आने वाले गरा गांव के इस स्थान से 4 महीने में अलग अलग स्थानों के 21 लोग लापता हो चुके हैं। यानी कि बागेश्वर धाम से 21 लोग लापता हो गए हैं। आपको बता दूं कि गायब हुए लोगों में से किसी की बेटी, किसी का बेटा या फिर किसी के पति या और पिता है। अभी तक पुलिस इनमें से 9 लोगों को ही तलाश करके उनके परिवार वालों को पहुंचाया है। लेकिन अभी 1 दर्जन लोग अभी भी पुलिस की डायरी में गुम हैं। मामले को लेकर के एसपी का कहना है कि यहाँ लाखों लोग आते हैं, भीड़ अधिक होती है। जो गायब हैं उनमें कुछ मानसिक बीमारियों से पीड़ित है, लेकिन फिर भी उन्हें तलाशने में पुलिस लगी हुई है।
दोस्तों बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिल्म द केरल स्टोरी को बैन करने का फैसला किया है। जी हां, फिल्म द केरला स्टोरी को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि ऐसा राज्य में नफरत और फिर हिंसा की किसी भी घटना से बचने के लिए किया गया है ताकि बंगाल के शहरों में शांति बनी रहे। ऐसे में बंगाल के सिनेमाघरों में अब ये फिल्म नहीं दिखाई जाएगी। जब ममता ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हुए सवाल उठाया है। जी हां, सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स क्या है, ये एक वर्ग को अपमानित करता है। द केरल स्टोरी क्या है, ये एक विकृत कहानी है। आपको बता दें कि द केरल स्टोरी का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही फिल्म को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। द केरल स्टोरी इसी महीने 5 मई को रिलीज हुई थी। जहाँ रिलीज से पहले और फिर थिएटर में आने के बाद ये फिल्म लगातार विवादों में घिरी हुई है। जब ममता बनर्जी ने द केरल स्टोरी पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी द केरल स्टोरी के नाम की फिल्म दिखा रही है। द केरल स्टोरी क्या है, ये एक मनगढ़ंत कहानी है। कुछ दिन पहले इनके यानी कि बीजेपी के भेजे हुए कलाकार बंगाल आए थे, जब वे एक मनगढ़ंत झूठी कहानी वाली फिल्म बंगाल फाइल्स की तैयारी कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि इस फिल्म से केरल के लोगों की मानहानि हो रही है। उन्होंने कहा है कि केरल के लोगों की मानहानि हो रही है, बंगाल के सम्मान को भी ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के लोग बीजेपी समुदायों के लिए परेशानी पैदा कर रही है। जब उन्हें ये करने का अधिकार किसने दिया? क्या ये सब काम किसी सियासी पार्टी का है? दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी बदहाल है। यहाँ पर मरीजों को भर्ती नहीं कराया जा रहा है, उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। जहाँ अगर कोई सीरियस पेशेंट सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं तो फिर उन्हें वहाँ से रेफर करके प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। वहीं यही हाल एसकेएमसीएच के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि वक्त पर वार्डों में स्वास्थ्य कर्मी नजर नहीं आते हैं। मरीज के तीमारदार उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते नजर आते हैं। जहाँ इन सब परेशानियों को देखते हुए मरीज के परिवार वाले बिचौलिए के बहाने कहने पर निजी अस्पताल का रुख कर ले रहे हैं। ये हाल सिर्फ एसकेएमसीएच का नहीं बल्कि प्रदेश के ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों का है। आपको बता दें कि बीते 29 अप्रैल को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अचानक एसकेएमसीएच पहुंचे थे। उन्होंने वहाँ ज़्यादातर वार्डों में स्वास्थ्य कर्मियों को नदारद पाया। जब वहाँ आपातकाल के लिए सीनियर डॉक्टर भी मौजूद तक नहीं थे। जब वहाँ के हालातों का ज़्यादा लेते हुए तेजस्वी यादव ने सुधार करने के लिए के निर्देश दिए थे। इसको लेकर के पटना में बैठक भी हुई थी। जब वहीं शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने भी अस्पताल का जायजा लिया था। एसकेएमसीएच में हालातों का जायजा लेने के लिए अधिकारियों का दौरा होता रहा है, लेकिन हालात में सुधार अभी तक नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के अस्पताल से जाने के बाद फिर से वही नज़ारा दिखा। ज़्यादातर वार्ड में स्वास्थ्य कर्मी नदारद थे। एक नर्स के भरोसे 12 वार्ड थे। मेडिसिन वार्ड में एक नर्स और फिर जीएनएम छात्रा नजर आती है। वहीं इमरजेंसी में इंटर्न डॉक्टर सेवा देते नजर आते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि चर्चित फिल्म द केरला स्टोरी का कई राज्यों में विरोध हो रहा है। जी तो फिर वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे यूपी में टैक्स फ्री कर दिया है। अब इस फिल्म को बिहार में भी टैक्स फ्री करने की मांग उठने लगी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को ट्वीट करके बिहार सरकार से मांग की है कि इस फिल्म को यहाँ बिहार में भी टैक्स फ्री कर दिया जाए। जब बिहार के बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके लिखा है कि द केरल स्टोरी को यूपी की तरह बिहार में भी टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखा है कि द केरल स्टोरी फिल्म यूपी में टैक्स फ्री की जाएगी। इधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इस फिल्म को प्रतिबंध लगा दिया है, जो आपको बताया गया है। इस फिल्म को तमिलनाडु में भी बैन कर दिया गया है। जी हाँ, तमिलनाडु में भी इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कर्नाटक की एक रैली में द केरल स्टोरी को की सराहना करते हुए कहा था कि ये फिल्म दहशतगर्द को बेनकाब करेगी। द केरल स्टोरी फिल्म हिंदू, ईसाई या फिर किसी दूसरे धर्म की लड़कियों का धर्मांतरण करके मुस्लिम बनाने और फिर ISI जैसे दहशतगर्द संगठन के लिए काम करने को मजबूर करने के विषय पर बनाई गई है। ये कहना है बीजेपी के नेताओं का। अब बीजेपी नेता बिहार में भी द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म को कई जगह पर बैन भी किया जा चुका है। आपको बता दूं कि इस फिल्म को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गर्मी का सितम फिर से बढ़ गया है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में दिन का पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। ऐसे में कुछ इलाकों में हीट वेव के हालात नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 4-5 राज्यों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। ऐसे में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। गर्मी से राहत मिलने के आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में पछुआ और फिर उत्तर पछुआ हवाओं का प्रवाह सतह से
5.8 किलोमीटर ऊपर तक बना रहता है। जहाँ इसके असर से अगले 4-5 दिनों तक मौसम में नमी नहीं रहने के आसार हैं। जहाँ इस दौरान अधिकतर जिलों में दिन के पारे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। कुछ जगहों पर हीट वेव के हालात भी बन सकते हैं। अगले 48 घंटे के भीतर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल सकती है। वहीं बंगाल की खाड़ी में मोचा चक्रवात के उठने का अलर्ट जारी हुआ है। ये चक्रवात इस हफ्ते बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा की तरफ बढ़ सकता है। हालांकि ये भारत की ओर बढ़ेगा या फिर नहीं, इस बारे में अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। अच्छा, अगर मोचा तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराता है तो फिर इसका असर बिहार में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम फैसला होने तक रोक लगा दी है। इस संबंध में अदालत ने अगली सुनवाई 4 जून को करने की बात कही थी, लेकिन बिहार सरकार की ओर से जल्द प्रक्रिया के आग्रह पर मंगलवार को ही इस मामले पर विचार किया जाएगा। इस बीच खबर सामने आई है कि बिहार सरकार जातीय जनगणना पर आगे बढ़ने के लिए सभी विकल्पों पर अब विचार कर रही है। यानी कि जैसे भी हो, जो भी तरीका हो, उस तरीका को अपना करके जातीय जनगणना कराई जाए, ये बिहार सरकार का ये विचार है, जहाँ सोच है। इसके तहत सरकार पहले सभी कानून पहलुओं को आजमाएगी, यानी कि सभी कानूनों को देखेगी कि क्या सही है क्या गलत है, या किस कानून के आधार पर हम इसको पार कर सकते हैं। और फिर उसके बाद भी यदि जातीय जनगणना को मंजूरी नहीं मिल पाई तो फिर विधानसभा में कानून बनाने का रास्ता अपनाया जाएगा। यानी कि जैसे भी हो, जातीय जनगणना होना चाहिए। जी हाँ, ये बिहार सरकार का सोच है। जब बिहार सरकार के एक मंत्री का कहना है कि हम जातीय जनगणना करा करके रहेंगे। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में सामाजिक योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी और हर वर्ग को सहूलियत दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि ये बेहद गंभीर मसला है और हम इसीलिए इसे पूरा करने पर अड़े हुए हैं। बिहार के मंत्री ने कहा है कि जातिगत आधार पर जनगणना का आंकड़ा सामने आना चाहिए ताकि कोई भी सरकारी नीति तैयार की जा सके। यह समाज में ओबीसी और ईबीसी यानी कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तौर पर 2 बड़े समुदाय हैं। यह हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हर बिरादरी में लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है। दोस्तों, बात करते हैं कि जनसुराज पद यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव को लड़ने को लेकर के बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर से हमला बोला है। जनसुराज पद यात्रा के दौरान वैशाली के महनार में मीडिया संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर प्रशांत किशोर नेताओं और फिर दलों को सलाह देकर के जीत सकते हैं तो फिर भरोसा रखिए बिहार की जनता को भी जिता सकता हूं। इस पूरे अभियान में ये कहा जाता है कि जनता के बीच में ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके निकालेंगे और फिर उनके साथ अपनी पूरी शक्ति, बुद्धि और संसाधन लगाएंगे और उनको जिता करके लाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब कोई ईमानदार व्यक्ति जीत करके आएगा तभी स्थिति में सुधार आएगा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पूरी तरह से जनता पर निर्भर करेगा। अगर लोगों को लगेगा कि विकल्प की ज़रूरत है तो फिर उसकी मदद हम करेंगे। जैसे पिछले 5 जिलों में जब हम पद यात्रा कर रहे थे तो फिर वहाँ एमएलसी का चुनाव था और फिर लोगों ने तय किया है कि ये आफाक अहमद अच्छे आदमी हैं, जो इनकी मदद करनी चाहिए। जनसुराज ने शिक्षक निर्वाचन के चुनाव में आफाक की मदद की और वह चुनाव जीत गए। आने वाले 2024 में हो रहे लोकसभा के चुनाव में लोग अगर तय करेंगे कि चुनाव लड़ना चाहिए तो फिर उसकी मदद हम करेंगे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनवरी में दिए गए बयान के बाद करीब 6 बड़े नेता जदयू छोड़ चुके हैं, जहां उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, पूर्व सांसद मीना सिंह और माधव आनंद जैसे नाम शामिल है। जहां आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जो जाना चाहता है वह चले जाएं पार्टी से, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। जहाँ इस बयान के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार एक के बाद एक झटका लगता जा रहा है। वरिष्ठ लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं, पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। हालिया इस्तीफा बिहार के फायर ब्रांड प्रवक्ता रही सुहेली मेहता का हुआ है। मेहता करीब 6 महीने से पार्टी में साइडलाइन चल रही थी। पटना यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर सुहेली मेहता कुशवाहा जाति से आती है और जेडीयू में उन्हें आरसीपी सिंह गुट का माना जा रहा है। इस्तीफा देते हुए मेहता ने कहा है कि नीतीश कुमार अब अपराधियों के बदौलत सरकार चला रहा है। सुहेली मेहता ने जेडीयू हाईकमान पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी अपने मूल धारणा से भटक गई है। मेहता ने कहा है कि चापलूसों के हाथ में जेडीयू की बागडोर है। सुहेली मेहता से पहले मीना सिंह, राशि खत्री, उपेंद्र कुशवाहा,
शंभुनाथ सिन्हा और माधव आनंद जैसे नेता भी इसी तरीके से का आरोप लगा करके जेडीयू छोड़ चुके हैं। जुलाई 2022 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद से जदयू में आंतरिक उथल पुथल मची हुई है। जब महागठबंधन में आने के बाद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता खुद को अधिक मजबूत बताते हैं। इसके बावजूद पार्टी में मची भगदड़ से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर महागठबंधन के मजबूत जोड़ के बाद भी बड़े और फिर पुराने नेता क्यों जदयू छोड़ रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम जनता दरबार में लोग उस वक्त हैरान हो गए जब बांका से आए एक प्रधान अध्यापक ने कहा कि साहब, पढ़ाने के समय लालू ने मुझे थप्पड़ मारा, मेरे खिलाफ SC/ST एक्ट में मामला भी दर्ज करवा दिया गया है, मैंने भी मामला दर्ज कराया है, लेकिन अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। प्रधान अध्यापक की शिकायत सुनकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत वहां मौजूद सभी हैरत में पड़ गए। दरअसल बांका से आए प्रधान अध्यापक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जनता दरबार में लालू प्रसाद यादव के नाम के शख्स की शिकायत की है। कहा कि वह तिलका मांझी विश्वविद्यालय में अध्यापन का काम कर रहा था, जहां उसी समय बिहार बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनकी पिटाई की। इसके बाद उनके ऊपर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया है, जहां उन्होंने आरोपियों के खिलाफ पहले से ही केस दर्ज कराया था, लेकिन उस पर अब तक सुनवाई नहीं हुई। अब सबको पता चल गया है कि मामला पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का नहीं बल्कि किसी और शख्स का मामला है। तब सब सामान्य हुए। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार के निर्देश देने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। ऐसे मामले पर सीएम नीतीश कुमार ने गुस्सा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आज भी 3-4 मामले इस तरीके के सामने आए हैं, पहले भी आए हैं, एक्शन क्यों नहीं हुआ है, इसे देखिए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में आगामी 13 मई को बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन होने जा रहा है। जब वे राजधानी से सटे इलाके नौबतपुर में 5 दिनों तक हनुमान कथा सुनाएंगे कहेंगे। इसके आगमन को लेकर के एक तरफ जहां भव्य तैयारियां की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके आगमन को लेकर के बिहार में राजनीतिक गलियारों में भी काफ़ी गर्माहट देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अब इनके आगमन का स्वागत करने वाली बिहार में विपक्ष में बैठी पार्टी भाजपा के तरफ से एक बड़ा ही रोचक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें भाजपा के नेता ने तुलना त्रिदेव से की गई है। दरअसल बिहार भाजपा के ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें भोजपुरी भाषा में लिखा हुआ है, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज का स्वागत बा। इसके अलावा इस पोस्टर में भाजपा के 3 बड़े नेताओं की तस्वीर लगा है, इन्हें त्रिदेव बताया गया है। इस पोस्टर के दाहिने तरफ से सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उसके बाद बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लास्ट में बिहार की उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की तस्वीर लगाई गई है और उन्हें त्रिदेव बताया गया है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि पाप से बिहार की धरती फटी, अधर्म से आसमान, अत्याचार से कांपी इंसानियत, राज कर रहे हैं हैवान, जिनकी होगी ताकत अपूर्व, जिनका होगा निशान अवैध, जो करेंगे उनका सर्वनाश, वे कहलाएंगे त्रिदेव। ये पोस्टर राजधानी पटना में कई जगहों पर लगाया गया है, जिसके जरिए राज्य सरकार पर जम करके निशाना साधा गया है। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि इन तीनों को भगवान का दर्जा दे दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि त्रिदेव भगवान को कहा जाता है, लेकिन इन तीनों को भगवान का दर्जा दे दिया गया है, जो कि बिहार के राजनीतिक लोग हैं। अब आप भाजपाई लोगों की मानसिकता के बारे में सोच सकते हैं कि भाजपा के लोगों का मानसिकता क्या है। जी हाँ, वो एक इंसान को भगवान की तुलना कर रहे हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।